नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। शद्दाम हुसैन, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ईशर कुरैशी, वालेकुम सलाम बच्चे, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है बेटा समास। ठीक है। और समास को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि बच्चों समास क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है, समास से कैसे शब्दों का, नए शब्दों का बेटा हम लिखने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं समास को, है ना। कैसे समास से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, ये सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों। नमस्ते भी नमस्ते। ललतीश प्रजापति, विकास, योगेश, गजेंद्र, सुरेंद्र, सुदर्शन, मिष्टू, धीरज, विवेकानंद, विशाल, इम्तियाज अली, ब्रजेश तिवारी, राम राम प्यारे बच्चे, जय श्री राम। वॉइस नहीं आ रहा है बेटा? वॉइस तो आ रहा होगा, एक बार देखो। वॉइस तो आ रही होगी बच्चों, एक बार चेक कीजिएगा। जय माँ सरस्वती। ठीक है, आइए बच्चे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपको आंसर याद रखना है। ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बताओ बेटा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए बेटा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा किसी बड़े शब्द को, किसी या बड़े शब्द ना बोलकर किसी भी शब्द को आप पूरे बड़े रूप में ना लिख करके, ठीक है, तो बेटा उसका आप छोटे रूप में जब पूरा अर्थ बयां कर देते हैं या उस शब्द को पूरा सार्थकता से बताते हैं, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चों, आपको पता है समास का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा संक्षेप। क्या होता है प्यारे बच्चों? संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है, छोटा व सार्थक रूप। ठीक है बच्चों, संक्षिप्त का अर्थ होता है सार्थक व छोटा रूप। ठीक है बच्चों, जिसको हम संक्षिप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं। संक्षिप्ती, संक्षिप्तीकरण। ठीक है बच्चों, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, यस सर, अब आ रहा है आवाज, बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा आपको पॉइंट याद रखना है कि समास का विलोम क्या होता है। प्यारे बच्चों, समास का विलोम आपसे पूछ लिया जाए, समास का विलोम, समास का विलोम होता है बेटा व्यास। ठीक है, विग्रह मत बता देना, विग्रह बता दिया तो आप गलत कर देंगे मेरे बच्चों, ये बात याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब तुम्हें एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षिप्तीकरण, संक्षेप होता है, छोटा व उसका सार्थक रूप करना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, और प्यारे बच्चों, अब तुम्हें एक बात क्या याद रखनी है, कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि समास का हम बच्चों समास को दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे बच्चों? किस किस में? सम धन आश में। सम धन आश में। तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब पास में बैठना। ठीक है ना मेरे बच्चे। तो सम का मतलब होता है बेटा आस, सम का मतलब होता है सॉरी पास, और आस का मतलब है बैठना, मतलब एक साथ बैठना। ठीक है ना। पास बैठना होता है समास का मतलब। ठीक है ना। या इसको बैठना नहीं कहेंगे, जब हम दो को आपस में जोड़ते हैं तो उसको आप बिठाना कीजिए, पास बिठाना। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। वेरी गुड। तो बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने आपको दिया, आप उसको बेटा जानेंगे। जैसे मैंने कहा बेटा, मैंने एक शब्द आपको दिया, विद्यालय। विद्यालय, तो विद्यालय जो शब्द बना है, ये बेटा दो शब्दों के योग से बना है। किस किस के योग से बना है बच्चों? ये बना है बेटा विद्या, विद्या धन आलय।
विद्याधन आलय के मेल से ये शब्द बना है। तो बेटा ये विद्याधन आलय मतलब विद्या का घर, विद्या का घर, स्थान, है ना बच्चा? वही तो विद्यालय कहलाता है। समझते हैं ना इस बात को आप लोग? तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, छोटा व सार्थक रूप है, इसका मतलब संक्षिप्तीकरण भी होता है। समास का विलोम व्यास होता है। समास को हम दो भागों में तोड़ते हैं, सम धन आस। ठीक है, तो सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब है बिठाना। जब हम किसी को पास बिठाते हैं या दूसरे शब्द को पहले शब्द के पास बिठा करके जोड़ देते हैं तो बेटा उससे बनने वाला शब्द समास कहलाता है। ठीक है, याद रखना। और बच्चों समास को अन्य नामों से भी जाना जाता है। समास को समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद भी बोला जाता है, याद रखना, बोला जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना। कभी आपको वो समास ना बोलेगा तो वो सामासिक या समस्त पद कह देगा, तो आपको याद रखना। सर समास समझ नहीं आता है। राहुल कुमार, आज आपको समास ही समझाऊंगा बेटा मैं। तो मैंने जितनी बात आपको यहाँ पर बोली है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? राहुल बोलो एक बार। हाँ, सब लोग बताइए। बेटा मैंने कहा समास की आज पहली क्लास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना, किसी बात को बहुत बड़े रूप में ना बता करके छोटे रूप में ही बयां कर देना। ठीक है बेटा, इसको हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं, है ना? फिर आपसे पूछा जाएगा समास का विलोम क्या है, तो आप कहेंगे सर व्यास होता है। समास को दो भागों में हम तोड़ते हैं, सम धन आस। तो सम का मतलब है पास, आस का मतलब है बिठाना। तो जब हम किसी को पास बिठाते हैं तो बेटा वो क्या है? समास का अर्थ होता है। ठीक है ना? हाँ बेटा, सोहन सिंह मैंने अभी खाना नहीं खाया है, सुबह ही घर से खाकर आया था मैं, है ना? अब नहीं खाया है। तो बेटा समास को समस्त पद व सामासिक पद भी बोला जाता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे? वेरी गुड। तो आगे चलें। हाँ, तो अब आप परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे। या परिभाषा से पहले आप एक बात और जानिएगा। हेडिंग डालेंगे समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? लो बेटा, समास विग्रह, तो समास विग्रह उसे कहते हैं जब हम किसी शब्द को पूरी तरह अच्छे से समझकर, पूरी अच्छी तरह उसको समझाकर उसको पूरा सार्थक रूप में बताते हैं, बयां करते हैं। वो क्या कहलाता है बेटा? समास विग्रह कहलाता है। तो आप लिखेंगे लिखिए, किसी शब्द को या किसी शब्द का, लिखो बच्चों, किसी सामासिक, किसी सामासिक कौमा कौमा समस्त पद को, समस्त पद को पूरी तरह से पूरी तरह से उसका अर्थ स्पष्ट करना, अर्थ स्पष्ट करना, स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है बेटा, किसी भी समस्त या सामासिक पद को, सामासिक पद को पूरी तरह से उसका अर्थ स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने कहा बेटा, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, उदाहरण से आप समझेंगे। प्यारे बच्चे उदाहरण से आप समझिएगा। मैंने बोला राजमाता, राजमाता। ठीक है बेटा, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने राजमाता, ये एक शब्द है हमारा। ठीक है ना? ये शब्द है। सूरज वर्मा, बिल्कुल बेटा धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सर तेज टीचिंग करो बेटा। राजेश
शुभम यादव, आपको माना कि आता होगा, लेकिन बेटा मुझे समझाना है, बहुत बच्चों को नहीं आता, आपको याद रखना है, ठीक है ना शुभम, थोड़ा सा मैनेज करो भाई। तो बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने राजमाता, दूसरा लिखा बेटा भावपूर्ण, भावपूर्ण। तो ये हमारे समासिक शब्द हैं बच्चों, ये हमारे क्या हैं बेटा, सामासिक शब्द हैं। तो मैंने जब इनका समास विग्रह किया तो प्यारे बच्चों मैंने किया राजा की माता, ठीक है बेटा, मैंने कहा राजा की माता, ठीक है बेटा। तो ये क्या है इसका, ये इसका समास विग्रह, ये इसका बच्चों क्या हुआ, समास विग्रह हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ये इसका समास विग्रह हुआ। राजमाता को हमने अच्छे से समझा कि राजमाता कौन होती है, कि राजा की जो माता होती है वो राजमाता कहलाती है। तो ये तो बेटा क्या था हमारा, ये तो प्यारे बच्चों हमारा समास है, ये तो हमारा समास है, समस्त पद है, और बेटा ये समास का विग्रह है, समास विग्रह है बेटा ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारा समास। जैसे भावपूर्ण है, इसको आप कैसे करेंगे, तो बच्चों मैंने कहा भाव से पूर्ण, भाव से पूर्ण, है ना बच्चों। तो ये शब्द हो गया हमारा इसका भावपूर्ण का समास विग्रह, ठीक है। जैसे एक शब्द आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ सर, सामासिक पद क्या होता है, मनीष राजपूत, बेटा समास को ही सामासिक पद कहा जाता है, मैंने बताया तो है अभी आपको, ठीक है, ठीक है ना। हाँ आसिफ अंसारी, बेटा मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना बच्चे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे इस चीज से आपको स्पष्ट हो गया, वेरी गुड, क्लियर है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ शिव बाबू बेटा समाज समाज समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे परिभाषा की, समास की परिभाषा, हेडिंग डालिए परिभाषा, परिभाषा लिखिए बेटा। समास की प्रिया, समास की प्रक्रिया से, समास की प्रक्रिया से, प्रक्रिया से बना, बना नया कौमा सार्थक शब्द, सार्थक शब्द समास कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है बेटा। एक परिभाषा तो आपको ये याद रखनी है, और दूसरी परिभाषा मैं लिख देता हूं, वो बिल्कुल साधारण होगी, उसको आप और अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। प्यारे बच्चे मैंने लिखा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, लिखेंगे दो या दो से अधिक, अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बने नए कौमा सार्थक शब्द को, सार्थक जानते हैं जिसका अपना अर्थ होता है, सार्थक शब्द को समास कहते हैं, सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, क्या कहते हैं बेटा, समास कहते हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से बताइए। तो जैसे बच्चों उदाहरण लिख देता हूं एक यहां पर, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा बच्चों पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, है ना, पथ भ्रष्ट। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया बेटा मैंने आपका विद्यालय, विद्यालय। तीसरा लिख दिया बेटा आपका, मैंने लिख दिया घुड़दौड़, घुड़दौड़, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है हमारा मेरे दोस्त, ये हमारा समास की परिभाषा है, ठीक है ना। अमन गुर्जर हेलो मस्त, ठीक है बच्चों,
नीरज सर आराम से पढ़ाइएगा बेटा, बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए तभी मजा आएगा। तो मेरे बच्चों, ये आपको परिभाषा समझ में आ गई कि समास प्रक्रिया से बना नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को या बेटा शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, पथभ्रष्ट, विद्यालय, घुड़दौड़। अब मुझे आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा समास में कितने पद होते हैं। चलो बेटा अगला पॉइंट बनाएंगे। समास में समास कौमा समस्त पद, समस्त पद बेटा इसको 3 नामों से हम जानते हैं, कौमा सामासिक पद, है ना। अब मैंने लिख दिया, अब तुम्हें ये कंफ्यूजन दूर न हो जाएगा कि समास को 3 नामों से जाना जाता है ना। समास को 3 नामों से जानते हैं, समास, समस्त पद एवं और कौमा सामासिक पद। क्लियर है ना। तो बेटा बताइएगा समास, समस्त पद, सामासिक पद में पदों की संख्या कितनी होती है। पद में पदों की संख्या, पदों की संख्या 2 होती है बेटा। कितनी होती है? 2 होती है बेटा, याद रखना। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। क्लियर, 2 होती है, याद रखना। 6 नहीं बेटा। धीरज सिंह अच्छा आंसर है। सौरभ बिल्कुल बेटा 2। नकुल प्रधान 6 नहीं बेटा, 2 होते हैं समासिक पदों की संख्या, है ना। अब वो कौन कौन सी होती है बेटा समझेंगे। देखो, नंबर 1 होता है पहला पद। नंबर 1 होता है बेटा पहला पद। पहला पद जिसको बच्चे पूर्व पद के नाम से जाना जाता है। पूर्व पद, है ना। पहला पद होता है पूर्व पद प्लस दोनों पद ही तो जुड़ते हैं, इसमें होता है एक बेटा दूसरा पद। दूसरा पद जिसे बच्चों उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि ये बताओ कौन सा पद पूर्व पद है, कौन सा पद उत्तर पद है। ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा अंजू वर्मा, आपको पता होना चाहिए पहला वाला पद पूर्व पद होता है प्लस दूसरा वाला पद उत्तर पद होता है। दोनों पदों का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट कब से चलेगा? सोहन सिंह बेटा जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो बेटा दोनों पदों को जुड़ करके हमारा क्या बनता है? एक पद बनता है। अब देखो, मैंने एक बात बोली थी, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। तो संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। जब ये पहला पद और दूसरा पद जुड़ करके एक हो जाएंगे तो दोनों पदों का एक पद बन जाएगा और वो कहलाएगा बेटा समस्त पद। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, कैसे पूछता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन नंबर ऐसे देगा बेटा, पूछेगा कौन सा पद समस्त पद नहीं है। समस्त पद नहीं है मतलब समास नहीं है, यही बात याद रखना। अब आपको पूछेगा क्वेश्चन मार्क लगा करके, 4 आंसर देगा ऐसे। नंबर 1 बेटा देगा आपको, वो देगा नंबर 1 बेटा, जैसे कि आपको देगा वो माता पिता। लीजिए माता पिता, एक आंसर ये दे दिया। दूसरा देगा बेटा आपको गगन चुंबी। गगन चुंबी, ठीक है। तीसरा आंसर देगा बच्चे वो आपको, तीसरा आंसर देगा मेरे बच्चों लंबोदर, है ना। चौथा आंसर देगा प्यारे बच्चों आपको वो, लीजिए पंखा। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा बताइए कौन सा पद समास पद नहीं है। सर समास की संख्या कितना है? बेटा विनेश कुमार अभी बताऊंगा, अभी तो वहां तक आने तो दो। अभी तो मैं आया ही नहीं वहां तक, अभी तो मैं बहुत पीछे खड़ा हूं बेटा। ठीक है विनेश, अभी तो वहां तक आया ही नहीं हूं मेरे भाई, अभी आने तो दो मुझे वहां पर। अभी बताऊंगा, अभी तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं समास कैसे होते हैं, फिर बताऊंगा मुख्य कितने हैं और हमारे कुल समास कितने हैं, है ना बच्चे। तो बेटा कौन सा समासिक पद नहीं है इनमें से? कौन सा समस्त पद नहीं है बताओ? माता पिता, गगनचुंबी, लंबोदर, पंखा।
बोलिए बच्चों। बोलो बेटा। पद मतलब एक शब्द जो है, पद का मतलब होता है किसी भी शब्द को दो शब्दों से हम लिख रहे हैं बेटा। जब वाक्य में उसे बोला जाता है या समास में उसे पद की संज्ञा दी जाती है शब्द को, है ना। जैसे मैंने कहा राम लखन में कौन सा समास है, राम और लखन, ठीक है। ठीक है बेटा, तो राम और लखन तो दोनों ही अलग अलग पद हैं, है ना। और मैंने इनके और हटा दिया बीच में से, तो राम लखन लिख दिया, वो बेटा समस्त पद बन गया। यदि राम और लखन बोला तो इसका समास विग्रह कर दिया। ठीक है अंसारी। तो बच्चों आंसर डी होगा बेटा पंखा। पंखा हमारा कैसा शब्द है, पंखा हमारा बेटा समस्त पद नहीं है, समास नहीं है। ठीक है, बी होगा शायद। नहीं बेटा दुर्गावती, बी तो गगनचुंबी है, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी कहलाता है, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। माता और पिता, है ना। लंबा है उधर जिसका, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें बेटा आपका तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। तो बेटा आंसर हो जाएगा डी वाला लॉक। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आइएगा। आपसे पूछा जाता है मूल समास कितने हैं। हाँ, आपसे नेक्स्ट बात पूछी जाएगी, मूल समास कितने होते हैं, मूल समास कितने होते हैं। तो बेटा ए आंसर आपको देना है 4, बी आंसर देना है आपको 6, सी आंसर देना है आपको 5, डी आंसर देना है आपको 7। तो कौन सा लगाएंगे आप, मूल समास हमारे 4 होते हैं बच्चों। ठीक है। तो बेटा याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए मूल समास कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और बेटा अगला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल समास कितने होते हैं। कुल समास कौमा हिंदी में समास या सामासिक पदों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है बेटा, 6 होती है, याद रखना। कितनी होती है, 6 होती है। अब तुम्हें याद रखना है मूल समास कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। और बेटा कुल समास या हिंदी में समास कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब तुम्हें पता लगाना है सर जी 4 कौन से होते हैं मूल समास है जो, और फिर 6 कौन से होते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। मानते हो नहीं। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चे आपको ये चीज भी जानकारी रखनी है। आइएगा, तो बेटा हमारे मूल समास जो हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 नंबर 1 बेटा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नंबर 3 बेटा द्वंद्व समास। और नंबर 4 हो गया मेरे बच्चे बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये होते हैं हमारे मूल समास। ठीक है, ये होते हैं बेटा हमारे मूल समास 4। ठीक है ना। अब इन्हीं के बीच से 2 समास और निकलते हैं जो कुल मिलाकर के 6 हो जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हिंदी में समास बताओ कितने हैं, तो आपको 6 ही बताना है। आपसे पूछा जाए मूल समास तो अब आप 4 बताना। ठीक है। ठीक है बेटा, क्रिस वर्दी लेकर रहेंगे, बिल्कुल मिलेगी, दिल से मिलेगी। ठीक है ना मुनेंद्र जी। चलो, तो बच्चों अब तुम्हें पता होगा कि 2 समास हमारे और होते हैं। पहले यह भी बता देता हूं कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है। हाँ, तो बेटा इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक है। इस समास का बेटा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान।
उत्तर पद प्रधान होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं बेटा, दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बेटा बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर के, है ना, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं। तुमने देखा होगा प्यारे बच्चों, किसी देवता का नाम हुआ, किसी भगवान का नाम हुआ, कोई पर्यायवाची शब्द होता है बेटा, वो जो होते हैं ना, वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा जलज में मुझे समास बताइए, जलज। अब जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो बेटा मैं बोलूंगा जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन है? वो कमल। कोई तीसरा आ गया बेटा, है ना बेटा, समझ, जय, जल माने जल पानी, और जय माने जन्म लेना। जिसने जल में जन्म लिया है वो कोई तीसरा है, वो है कमल। अब ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा था, विजय यादव बेटा कमेंट देखने का काम नहीं करेगा, काम कमेंट देखने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा, है ना। यदि कमेंट पढ़ने और दिखने से काम चलता तो मैं भी कमेंट पढ़ने में ही लग जाता। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीजें मत समझिएगा। दोनों अप्रधान बेटा, दोनों अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा प्रधान होता है। लिखेंगे दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। प्रधान वे बेटा विशेष होता है, विशेष, कोई विशेष निकल के आता है इसमें। जैसे मैंने कहा दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 माने 10, आनंद माने सर, जिसके 10 सर है वो है रावण, है ना बच्चों, उसे बोला जाता है दशानन। मैंने कहा वीणा पाणी, वीणा जिसके पाणी मतलब हाथ में है वो है मां सरस्वती। ठीक है बेटा, ऐसे आपको लगाना है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जब इसके उदाहरण कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है मेरे बेटे, तो बेटा अब तुम्हें ये बात यहां तक की क्लियर हो जाती है, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, फिर मैं आपको 2 पद और बताता हूं जो वो किस समास के अंदर से निकलते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल मोहित। चलो तो बेटा तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, और जो कौन से होते हैं? जो 5वां और छठा समास का रूप धारण करते हैं। तो बेटा नंबर 5वां समास होता है हमारा द्विविंगु समास, है ना बच्चों, द्विविंगु समास। और मेरे प्यारे बच्चे छठा समास होता है कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, अब तुम्हें एक बात पर ध्यान देना है। वो किस बात पर ध्यान देना है भाई? एक बात बताओ, जब तत्पुरुष समास के दोनों ये भेद हैं, द्विविंगु समास और कर्मधारय समास, जब इस समास का उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष का, तो बेटा इनका भी तो तत्पुरुष ही प्रधान होगा, सॉरी इनका भी तो उत्तरी पद प्रधान होगा, तो बेटा इसका भी उत्तर पद प्रधान, है ना बच्चे, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा इसका भी उत्तर पद प्रधान, तो दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं बेटा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो अब आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइएगा, ये बताओ कौन से समास का कौन सा पद प्रधान है, तो आप बता देंगे ना? बोलो बेटा। अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, द्विविंगु समास में जो बेटा किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है और उसका पहला पद संख्यावाचक होता है, वो तो होता है द्विविंगु समास। और जो विशेषण और विशेष्य होते हैं जिस समझ में, सनोज नहीं समझ में आया? नहीं समझे सर। बेटा सनोज इसमें समझने के लिए एक बात मैंने बोली है भाई, अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान और कोई तीसरा पद प्रधान, बस कोई विशेष रूप धारण करे वो मिलेगा। लेकिन अब जब तत्पुरुष समास के ही ये दोनों पद प्रधान होते हैं, तो बेटा जैसे तत्पुरुष समास के भेद हैं,
तो बेटा जब तत्पुरुष का ही उत्तर पद प्रधान होता है ना, तो इन दोनों का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना? क्लियर? तो बच्चों यहां तक की बात स्पष्ट है? बताइए। तो एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, वो कहेगा किस समास का पहला पद पुस्तक में लिख देगा बेटा पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, आंसर देगा वो आपको प्यारे बच्चे, आंसर देगा आपको बेटा तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी बच्चों। किस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान होता नहीं बेटा, नहीं लिखेंगे, होता है लिखेंगे, नहीं तो फिर आंसर कहां से लाएंगे हम इतने सारे। होता है ऐसे पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन बी बच्चों कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बच्चों द्वंद्व समास, ऑप्शन डी प्यारे बच्चे आपका अव्ययी भाव समास। बताओ बेटा, आंसर बताइए कौन सा, किस समास का यहां लिखेंगे बेटा का, किस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है। बताओ बेटा किसका होता है। बेटा रिवीजन में आपको जो कराऊंगा ना ज्योति सर, आ गए सब आपके परेशान करते हैं, बट हाँ बेटा टाइम बर्बाद करते हैं बेटा, ये फायदा, इन चीजों को मतलब नहीं होता, पढ़ना चाहिए हमें, चीजों को जानना चाहिए, ठीक है। अब किस समास का पहला पद प्रधान नहीं होता बेटा बताओ। सब लोग बताएंगे बच्चों। हाँ, तो बच्चों एक बात मैं भी आपको बताकर आया था, वो आपने जिसने याद रखी होगी वो बच्चा बता देगा, जिसने नहीं याद रखी होगी वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था बेटा तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर, ठीक है ना। कर्मधारय का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर, ठीक है बेटा। द्वंद्व समास के कौन से होते हैं, दोनों, है ना, दोनों पद प्रधान। एक अव्ययी भाव समास ऐसा है जिसका बेटा पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है बेटा, है ना, वही आपको याद रखना है। वेरी गुड, समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बताइए फिर क्यों घबराना, ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे आप, 1 मिनट में कर दोगे, ठीक है। तो बेटा ये आंसर डी वाला लॉक कर दीजिए। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा बच्चों, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बोलो, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो एक बात विशेष करके लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समास के भेद पढ़ाने शुरू कर दूंगा। लिखेंगे, लिखिए बेटा सामासिक पद ही, विशेष करके लिख दीजिए एक बात, सामासिक पद ही समस्त पद भी कहलाता है। समस्त पद, सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है, कहलाता है, ठीक है ना। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है, ठीक है बच्चों, कहलाता है। और समस्त पद, और समस्त पद, समस्त पद
दो पदों के योग से बनता है। दो समास पद दो पदों के योग से बनता है। ठीक है बेटा, अब आपको नहीं भूल होगी ना, अब तो आप याद रखेंगे। सर ये तो इजी था, हार्ड क्वेश्चन बताएं। राहुल कुमार बेटा, जिंदगी में इजी से ही हार्ड बनता है, हार्ड से इजी कभी नहीं बनता, इजी से हार्ड बनता है दोस्त। ठीक है ना? हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, जब देखना आप लोग प्यारे बच्चों, जभी तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ भी हार्ड नहीं आता यार, समझते हैं आप लोग हार्ड। ठीक है बेटा, आप कभी भी ऐसा समझते हैं हार्ड आता है, हार्ड कभी नहीं आता। जैसे बच्चों एक समास मैंने लिखा आपके सामने, उदाहरण लिखा गंगा जल, गंगा जल। ऑप्शन लिखा मैंने राजपुत्र, है ना बच्चों, राजपुत्र। मैंने कहा प्यारे बच्चे जन्मांध, जन्मांध। नंबर 4 लिखा बच्चों मैंने आपके सामने, जैसे कहा बेटा राजपुत्री। ठीक है, तो कैसे विग्रह करेंगे आप इसका? बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है बच्चों, मैंने कहा गंगा जल, तो तुम कहोगे गंगा का जल, बस आपने इसका विग्रह कर दिया, गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है बेटा, तो देखो इसका भी उत्तर पद प्रधान, इसका भी उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध जो होता है जन्म से अंधा। ठीक है बच्चों, है ना बेटा, जन्म से अंधा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज याद रखनी है प्यारे बच्चों। इसमें देखो दो पद हो गए ना, गंगा और जल ये दोनों पद हैं, राजा और पुत्र दोनों पद हैं, जन्म, जन्म और अंधा ये दोनों बेटा पद हैं, और मेरे बच्चे राजा और पुत्री ये दोनों पद हैं, है ना। इन दोनों पदों को मिलाकर ही बेटा क्या बनता है? समस्त पद बनता है। इतनी सी बात याद रखनी है बस। ठीक है ना? जिंदगी हार्ड हो गई है सर, जिंदगी यार बड़ी आसान हो जाएगी, आप लोग डरते हैं, आप लोग पता नहीं परेशान होते हैं ज्यादा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? आप लोग घबराते हैं, आप लोग परेशान होते हैं, बेटा ऐसा नहीं है। अब तुमसे मैं कहने लगूं कि मुझे ये बताओ घर में कौन सा समास है, मैंने आपसे कहा बेटा गेहूं में कौन सा समास है। ठीक है, आपसे कहा बेटा मैंने मकान में बताओ कौन सा समास है, तो आप इनमें समास बता देंगे कि सर जी घे और प्लस रे ये बन गया समास, गे और सर जी प्लस हूं ये बन गया समास, ऐसी थोड़ी है, इनमें थोड़ी समास है भाई। समास में दोनों पद बेटा सार्थक होने चाहिए, दोनों का अपना अर्थ होना चाहिए। गंगा का भी अपना अर्थ है, जल का भी अपना अर्थ है, राजा का भी अपना अर्थ है, पुत्र का भी अपना अर्थ है। ठीक है प्यारे बच्चे, जन्म का भी अपना अर्थ है, अंधा का भी अपना अर्थ है। ठीक है ना, मानते हैं ना मेरे बच्चे, राजा का भी अपना अर्थ है, पुत्र की का भी अपना अर्थ है। ऐसे तो समास बनता है मेरे भाई, दोनों पद अपने आप में जुड़ते हैं और जुड़कर कोई एक पद बन जाता है, उसका अपना कोई अर्थ होता है सार्थक, है ना, तो बेटा वही समास होता है ना। तो ये बात आप याद रखो। अब तुम कह लो सर जी घेरे घर, ये हो गया सर जी समास, बेटा कैसे हो गए? तो दोनों वर्ण जुड़े हैं, शब्द थोड़ी जुड़े हैं, है ना, नहीं जुड़े हैं ना। बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना बच्चों, याद रखना। आदित्य बेटा फिजिकल का डेट कब आया है, कब है बेटा अभी नहीं पता, आ जाएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है ना, चले आगे। तो बेटा अब चलते हैं हम नंबर 1, पहला भेद। पहला भेद हमारा कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है लिखिए, तो बच्चों लिखेंगे नंबर 1 अव्ययी भाव समास। और बच्चों एक बात मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, वो आपको ध्यान देना है। अव्यय जो होता है वो कभी नहीं बदलता। किसी भी शब्द के आगे यदि आपको कुछ, मैं आपको उपसर्ग वाले उपसर्ग बताऊंगा, जो आपको वहां लगा मिल जाए वो उपसर्ग, तो आप बेझिझक, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बच्चों, आप सीधा सा आंसर लगाकर निकल जाना अव्ययी भाव समास। आपने यदि वो पद याद रख लिए पूर्व पद, तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो लिखेंगे जिस समास का, देखो बेटा परिभाषा लिखेंगे, जिस समास का, जिस समास का
समास का पहला पद मतलब पूर्व पद। पहला पद मतलब पूर्व पद है ना बेटा, प्रधान होता है। प्रधान कौमा अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है बेटा अविकारी, उसमें कभी विकार नहीं आता। ठीक है बच्चे? हाँ ठीक बेटा। तो बेटा अविकारी का मतलब है जिसमें कभी कोई बदलाव ना आए, परिवर्तन ना आए, इसको अविकारी भी कहते हैं, है ना। प्रधान कौमा अव्यय विकारी होता है, होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। वह अव्ययी भाव समास, भाव समास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है बस। अब प्यारे बच्चे आपको मैं बताता हूं इसमें कौन से वो पद हैं जो आपको पहले हमेशा लगा मिलेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है बच्चे, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसमें कोई विकार नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या बेटा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए तो बच्चों लिखेंगे इस समास में, इस समास में पूर्व पद, पूर्व पद अव्यय कौमा उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है ना। अब कौन सा होता है बेटा उपसर्ग, वो आपको याद रखना है। जैसे प्यारे बच्चे उदाहरण में कौन से होते हैं उपसर्ग, याद रखना बच्चों, वह उपसर्ग आप याद रखेंगे तो फिर आपसे कभी भी यह समास गलत नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। यदि आपने उपसर्ग याद रख लिए ना, जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं इस समास में पूर्व पद अव्यय उपसर्ग होता है बेटा, फिर आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे जैसे मैंने कहा आपके सामने अनु, अनु आ भर, अनु आ भर प्यारे बच्चे प्रति, याद रखना ये आगे लगे मिलने चाहिए, बस एग्जाम्पल भी कराऊंगा टेंशन मत लेना। भर प्रति बे, अनु आ भर प्रति बे यथा, यथा देखो ये जो मैंने आपको बताए हैं बे, यथा, ठीक है ना, आदि, आदि, यदि ये आपको लगे मिल जाए तो प्यारे बच्चे आप बिल्कुल परेशान मत होना। हमेशा हमेशा के लिए ये चीज याद रख लेना, फिर आप कभी गलत नहीं करोगे कभी। जब मैं आपसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा ना आपको, तो आप देखना क्या जो बात मैंने आपको बताई है वो बात आपके पेपर वाले जो क्वेश्चन आए हैं क्या उनमें ऐसी है। ठीक है, जैसे प्यारे दोस्तों मैं उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा दोस्तों अनुकूल, अनुकूल नंबर 1। तो ये देखो अनु आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो बेटा अनुकूल का मतलब क्या होता है, इच्छा के अनुसार। ठीक है ना। उपसर्ग कैसे पहचाने सर बताएं ना। सोनू कुमार, मैं शब्द लिखकर दिखा रहा हूं आपको। अनुकूल, तो बेटा अनुल होता है, उपसर्ग होता है वो। ये अनु लगा मिल रहा है यहां पर आगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर के टेंशन फ्री हो जाइएगा। अनुकूल, तो बेटा आप कहेंगे इच्छा के अनुसार। अनुकूल वही तो चीज होती है जो आपकी इच्छा के अनुसार होती है, इच्छा के अनुसार। ठीक है। अब बच्चों नंबर 2 मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने। ठीक है, मैंने कहा बेटा अनुरूप, अनुरूप, तो मैंने कहा किसके, रूप के अनुसार, रूप के,
रूप के अनुसार। समास विग्रह है इसका ये वाला, ये समास है, ये समास विग्रह है, बस ये चीज याद रख लेना। तीसरा शब्द बच्चों मैंने बोला आपके लिए आजन्म। आजन्म मतलब जन्म से लेकर, ठीक है ना, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आजन्म मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, है ना बच्चों, मतलब पूरे जन्म। ठीक है बच्चा, बोलो। मैंने कहा प्रतिकूल, ठीक है, हाँ बेटा विशाल बिल्कुल, जैसे प्रीति आया है प्रीति भी लूंगा, अनु हो गया, अनु हो गया, आ भी हो गया। अब बेटा भर ले लीजिए, भर नंबर 4। जैसे बच्चों मैंने कहा भरपेट, आज तो मैंने यार भरपेट मिठाई खाई है, ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे पेट भर के, भरपेट मतलब पेट भर के मिठाई खाई है, पेट भर के, ठीक है ना। अब तुम ये मत कहना तुमसे ये भी पूछ रहा है ना बेटा, ये चीज आपको याद रहेगी ना तो आप सारे इसका अच्छे से विग्रह कर पाएंगे, वरना यदि यही नहीं याद रहे तो फिर नहीं कर पाओगे। नंबर 5 भर हो गया। प्यारे बच्चों मैंने कहा प्रतिकूल, प्रतिकूल तो आप कहेंगे इच्छा के विरुद्ध, है ना बच्चों, प्रतिदिन प्रत्येक तो आप कहेंगे इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। अब बच्चों आया बे, बे को क्या बोलेंगे आप लोग, बेखबर, जिसको खबर ही नहीं है, बिना खबर के, बेखबर, बेखबर। तो बेखबर बेटा कौन होता है, जिसे कुछ भी पता नहीं होता, जो बिना खबर के होता है, जिसे कुछ जानकारी नहीं होती, बेखबर। तो कैसे लिखोगे बेटा, बिना खबर, बिना खबर, खबर का मतलब होता है किसी को जो जानकारी नहीं होती किसी, बिना खबर, ठीक है। तो सब शब्दों को देखो आप लोग, बेफिजूल, बिना फिजूल, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है ना, बिल्कुल। जैसे बच्चों एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा यथासंभव, है ना, नंबर 7 लिखा बच्चों मैंने यथासंभव या यथाशक्ति, यथाकर्म, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे आप इसका, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है बेटा, यथाकर्म, कर्म के अनुसार, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ये आपको याद रखना है, देखो अनु, जिन शब्दों में ये बच्चों आपको उपसर्ग मिल जाए वहां बिल्कुल परेशान मत होना, अनु, आ, भर, प्रीति, बे, यथा, ठीक है ना। अब तुमको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको यही शब्द मिलेंगे। अब बेटा यहां मैंने आजन्म लिखा है, वहां पर आजीवन मिल सकता है, अनुकूल, अनुसार, अनुरूप, है ना, यथाशक्ति, भरपेट, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है ना। हाँ बेटा रितेश यादव, ऐसे हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि सर जी 6 उपसर्ग होते हैं ना, ऐसे में नहीं होता कुछ भी, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं यार, ये तो एक व्रटन वाली विद्या हो जाएगी बिल्कुल कि जी 6 ही होते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। ये मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, है ना, बेवकूफ, है ना, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे यार ऐसे तो आपको, है ना, लेकिन उपसर्ग ये 6 ही नहीं होंगे कि अभी आप ये सोचे कि सर जी अव्ययी भाव में 6 उपसर्ग होते हैं, नहीं बेटा, मिलेगा इन शब्दों से ही बन करके, ठीक है। खुशबू कुमारी बेटा याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। जैसे अब एक बात और आपको याद रखनी है, जैसे उसने कहा, मैंने कहा यथासंभव, तो आप मुझे इसको करके दिखाना जरा एक बार, यथासंभव का समास विग्रह। चलो 8वां नंबर है, समास विग्रह भी नहीं करोगे तो यथा लगा मिल जाए ना, तो आप ध्यान रखना कि बेटा अव्ययी भाव है, ठीक है ना। आमरण मिल सकता है, आमरण, आजीवन, है ना, आजन्म, कुछ भी मिल सकता है यार, आ लगा जरूर मिलेगा, आ लगा, भर लगा, प्रीति लगा, अनु लगा, यथा लगा, है ना बच्चों, बे लगा, आपको मिल जाएगा बस, ठीक है, यथासंभव। तो बेटा इसे हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं हम जैसा संभव हो, ठीक है, यथासंभव कह सकते हैं जैसा संभव हो, जैसा संभव हो,
बेटा ये बात यहां तक आपकी स्पष्ट हो जाती है। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट इसमें और याद रखना है। जिस समास में बेटा विशेष करके लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना, नोट। जिस समास में शब्दों को दोहराया जाता है, मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब है दोहराना, ठीक है ना, दोहराया जाता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा रातों रात, रात ही रात में सब कुछ बदल गया। मैंने कहा दिनों दिन, दिन दिन में सब कुछ परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो बेटा जैसे मैंने उदाहरण में लिखा, प्यारे बच्चों देखो एकदम ध्यान से समझते चलना। बेटा नंबर 1 मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, आपको क्लियर हो जाएगा उदाहरण से। मैंने कहा रातों रात, रातों रात, ठीक है बेटा। दूसरा कहा मैंने दिनों दिन, दिनों दिन, ठीक है बेटा। तीसरा कहा मैंने एकाएक, एकाएक। मैंने कहा नंबर 4 बेटा घर घर, ठीक है ना, घर घर, ठीक है ना। बेटा बेवकूफ सचिन वो होता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं होता कि सर बेवकूफ है, उसे कोई ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान का है ना, ऐसे आप कहेंगे। ये अरबी का शब्द है बेटा, याद रखो। अंजू में समास नहीं होगा बेटा, हर शब्द समास नहीं होता, याद रखना, ठीक है बेटा। रातों रात, दिनों दिन, एकाएक, घर घर, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है ना। तो बच्चों ये बताओ, आपको याद समझ रहेगी ये बात, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है, बताइए। तो बेटा ये आपको याद रखना है, रातों रात, रात ही रात में सब कुछ बदल गया, ठीक है। दिनों दिन, दिन दिन में सब कुछ परिवर्तन हो गया। एकाएक, एक एक कर कर हर व्यक्ति आ गया। घर घर मतलब घर घर, घर घर, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ छोटे लाल बेटे बिल्कुल समझ में आएगा। बेटा जैसे तुम घर से निकलते, तुमने कहा गुरुजी राम राम, तो राम राम बेटा कौन सा समास, शब्द की पर शब्द को दोहराया जा रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है, अब यही भाव है, राम राम, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो इससे आगे मैं मंडे में, सोमवार में क्लास लेंगे और तत्पुरुष समास के भेदों को जानेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में भी 6 भेद होते हैं बेटा, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, और एक होता है उसका अन्य भेद 9 समास, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। योजक चिन्ह लगाना है सर रातों रात में, बेटा रातों रात में नहीं लगेगा, रातों रात में, दिनों दिन में मत लगाइए, लेकिन जैसे तुमने घर घर कहा है, राम राम कहा है, हाथों हाथ इनमें मत लगाओ, ठीक है ना। हाँ जैसे बात बात में इससे झगड़ा हो गया, चलो धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।